अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन की, उन आवाज़ों की जिन्हें दबा दिया गया। पूरी दुनिया ने लाइव जेनोसाइड देखी, लेकिन हमने देखा कि वेस्टर्न प्रेस का रवैया क्या रहा। दुनिया के वो टॉप नॉच बड़े बड़े थिंक टैंक्स जो हैं वो किस तरीके से खामोशी इख्तियार किए हुए थे इस सारे हवाले से। बल्कि मिडल ईस्ट के बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो उस वक्त तक उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ जब तक वो बाकायदा तौर के ऊपर इस जंग का हिस्सा नहीं बने। इस वक्त गज़ा में गज़ा की क्या सूरत हाल है, बच्चे किस हाल के अंदर है वहाँ के ऊपर है, प्रेग्नेंट खवातीन वहाँ पे कितनी है, कितने लोग मेल नरिश्ड हैं और वो किन हालात में किस तरीके से रह रहे हैं। कूड़ादान बना हुआ इस वक्त अपना पूरा गज़ा। इस सारे मामले के अंदर इज़राइल किस तरीके से सिस्टमेटिकली पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये सारी बातें आज की वीलॉग का हिस्सा होंगी। हमने पिछले 3 साल से लाइव जेनोसाइड देखी जो मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। प्रेस जो है उसको तो मैनेज किया जा सकता है, माइक्रो मैनेज किया जा सकता है, वॉइसेस को मजल मफल किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया ने जो देखा कि वहाँ पे जो बर्बरियत की गई और जिस तरीके से हमें एक साइलेंट पैटर्न नज़र आता है वेस्टर्न प्रेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, एक हमें इंस्टीट्यूशनल बायस नज़र आता है यूनाइटेड नेशन के एंड के ऊपर है। क्योंकि जिस तरीके से वीटो किया गया मामलात को 6 दफ़ा अमेरिका ने वीटो किया गज़ा के मामले के ऊपर है, और जिस तरीके से इसराइल नेविगेट करता है और उसे ये शील्ड दी जाती है वहाँ के ऊपर कवर है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो अमेरिका ने तकरीबन 80 दफ़ा इस्तेमाल किया है ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर वीटो का राइट्स है, और उसके अंदर तकरीबन 53 टाइम्स 53 से 55 टाइम्स उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है इसराइल को प्रोटेक्ट करने के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं, इट्स क्वाइट एविडेंट एंड ऑब्वियस दैट इसराइल द सब्जेक्ट ऑफ मोर यूएन रेजोल्यूशन देन एनी अदर कंट्री। लेकिन अगर हम देखें कि अमली तौर के ऊपर क्या उन रेजोल्यूशंस के बाद जो पाबंदियाँ थीं वो लगीं क्या उनके ऊपर है, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ईरान पे हम देखते हैं और अभी रशिया के ऊपर है, तो उनका तज़किरा तो होता रहा है कि इसराइल जो है वहाँ पे ग्रॉस वायलेशन कर रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स कमिट किए, UNRWA को वहाँ पे बैन किया, उनके फंडिंग सीज़ की, और जिस तरीके से यूएन के ऑफिशियल जो हैं उनको टारगेट किया, आईसीसी के ऑफिशियल को टारगेट किया, फ्रांसिस्का एल्बनीज़, कौन नहीं जानता उन्हें, कि जिस तरीके से उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनके जो वीज़े हैं उनको कैंसिल कर दिया गया, उनकी अमेरिका में फैमिली जो है उनको थ्रेट किया गया, उनको हरेस किया गया वहाँ के ऊपर है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसराइल जो है एक अनचेक्ड इम्प्यूनिटी लेके बैठा हुआ वहाँ के ऊपर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस वक्त वहाँ के ऊपर सूरत हाल क्या है, तकरीबन 9 महीने जो हैं वो गुजर चुके हुए हैं अभी तक। सीज़ फायर जो अक्टूबर के महीने का सीज़ फायर है, जो कि आप अलामती तौर पर इसे तस्वुर करें, एक तासुर तो यही दिया जा रहा है, इंप्रेशन दिया जा रहा है कि गज़ा के अंदर जो है मामलात जो हैं वो बड़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले गए हुए हैं, और ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ये सीज़ फायर की बात की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। 10 अक्टूबर 2025 से अब तक 1400 के करीब जो हैं 1400 एयर स्ट्राइक की गई हैं और शेलिंग के जो अटैक किए गए हैं। उसके अलावा 1200 के करीब वहाँ के ऊपर इंसिडेंट शूटिंग के जो है रिपोर्ट किए गए हैं, और ये पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो साइट कर रहा है गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री को, जो कि अथेंटिक है। इस नो डाउट वो फरीक तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, हमास उनको कर रहा है मैनेज है, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर तमाम वेस्टर्न प्रेस जो है उन्हें अथेंटिक क्रेडिबल फोरम मानता है इस हवाले से। और ड्रॉप साइट जो अमेरिका के अंदर बड़ी अथेंटिक जो आप कह लें कि न्यूज़ की वेबसाइट है, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि 3000 के करीब लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं और जंग वापस आ चुकी हुई है, लेकिन इसे अनाउंस वहाँ के ऊपर नहीं किया गया। देखिए नेतन्याहू जो है ही हैज़ बिन वेरी क्लियर और ही हैज़ बिन वेरी वोकल फॉर दैट मैटर, कि उन्होंने कहा कि 53% जो है उसके ऊपर तो येलो लाइन लगा दी गई थी है, लेकिन वो 2/3 जो है एरिया है उसे चाहता है कि वो कंट्रोल करे। और उसने पिछले हफ्ते ही जो है वहाँ के ऊपर वेस्ट बैंक के अंदर तकरीब में कहा कि 60% जो है वो हमारे कंट्रोल में है, और मैंने डायरेक्टिव जारी कर दिया कि 70% जो है उसे भी अपने फोल्ड के अंदर ले लें। और जो लोग वहाँ पे येलो लाइन के करीब रह रहे हैं उनकी सूरत हाल इतनी मिजरेबल है, वो कहते हैं ना कोई इंस्टीट्यूशन वहाँ के ऊपर एक्सेस कर पाता है, ना कोई इदारा वहाँ पे आ रहा है, ना कोई वॉलंटियर है, खाने पीने के वहाँ पे मामलात जो हैं वो बड़े मुश्किल सूरत हाल है वहाँ पे, क्योंकि जो इदारे हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, वो भी थ्रेट फील करते हैं इतना करीब आके, और वहाँ पे इसराइल जो है वो एडवांस कर रहा है अपनी जो पेशकदमी है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। और फिर उनसे मुंसलिक जो इसराइल से मुंसलिक मलेशिया हैं फ़लस्तीन के अंदर, वो अटैक कर रहे हैं, वो रेड कर रहे हैं वहाँ के ऊपर है। मैं आपको अगर बता पाऊँ कि जो ईरान ने हमला किया था लास्ट वीकेंड, उसके बाद इसराइल ने इतवार को सारी क्रॉसिंग्स बंद कर दी थी, रफ़ा क्रॉसिंग भी बंद कर दी थी, और उसके बाद जितनी ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही थी वो कट ऑफ कर दी। 20 लाख लोग, यू जस्ट इमेजिन कि किस सिचुएशन के अंदर लोग रह रहे हैं और विच वर्ल्ड आर वी लिविंग इन।
और किस तरीके से वेस्ट जो है वो यूक्रेन के ऊपर है। नो डाउट वहाँ पे भी जो कुछ हो रहा है वो उसे कंडेम किया जाना चाहिए, उसे हम कंडोन नहीं कर रहे कि जिस तरीके से यूक्रेनियन की आवाम जो है उसके ऊपर एक अनजस्ट वॉर जो है वो वेज की गई है। वो इसकी अलग डिटेल है कि अगर आप नेटो का जो मिलिट्री मसल लेके यहाँ के ऊपर आएंगे जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जब वारसा पैक्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सारे जो ईस्टर्न यूरोप उसे अपने फोल्ड में लेंगे तो ऐसा रशिया जो 3 साइड से घिरा हुआ पहाड़ों में और एक साइड उसकी जो है वो जहाँ से यूक्रेन टच करता है और वहीं से नेपोलियन बोनापार्ट आया और वहीं से हिटलर ने अटैक किया था, तो डेफिनेटली वो उनके पास एक अपना जवाज़ है। जिस तरीके से जॉन शाइमर कहते हैं कि आपने पुश कर दिया कि वो बैटल ग्राउंड जो है वो अपने मुल्क में बनाने की बजाय वो यूक्रेन को बना लेगा। तो एनीवे लेट्स कट टू द क्लेटर की सूरत हाल यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो गज़ा का एक मुकम्मल तौर के ऊपर पूरा एनक्लेव जो अंडर सीज है और वहाँ के ऊपर जो ब्लैकआउट किया गया वो तो हमने 2.5 साल से देखा। और फिर जिस तरीके से सेमेंटिक्स के अंदर और जिस अल्फाज का इस्तेमाल हमने देखा कि वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से करता है कि किल्ड वहाँ के ऊपर हैं, मसैकड बुचड जो हैं उन्हें वो टर्मिनोलॉजी यूक्रेन से मुतल्लिक है और डेड की टर्मिनोलॉजी वर्ड जो हैं वो यहाँ के ऊपर अपना वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वेस्टर्न प्रेस की तरफ से। तो इसराइल ने 20 लाख लोग जो हैं उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड कट की और जो पहले एड वहाँ पे जा रही है, रिपोर्ट कहती है सिर्फ 36% वहाँ पे एड जा रही है। आप इससे अंदाज़ा करें कि मेल नरिश्ड वहाँ के ऊपर अपना जो लोग हैं उनके हालात क्या होंगे। अभी हम इन्फेंट्स की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, और जो फ्यूल की वहाँ के ऊपर डिलीवरी हो रही है, जो फ्यूल की सप्लाई, वो कह रहे हैं कि जितनी डिमांड है सिर्फ 15% वहाँ के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमले के 2 दिन के बाद उन्होंने करम अबू सलीम एंट्री जो है उसको ओपन किया था ह्यूमैनिटेरियन एड खुराक से मुतल्लिक कि भाई यहाँ से की जा सकती है। और उसके अलावा रफ़ा क्रॉसिंग सिर्फ लिमिटेड अपना जो है मूवमेंट के लिए खोली गई है। ये वहाँ के ऊपर अपना इस वक्त सूरत हाल है, ऑन ग्राउंड है। और जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो एस्टिमेट लगा रहा है कि 77% जो गज़ा के लोग हैं एक्यूट फूड शॉर्टेज का शिकार है और 1 लाख बच्चे और 37,000 ख़वातीन वहाँ के ऊपर प्रेग्नेंट है। 1 लाख बच्चे हैं और 37,000 ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं। और ये सारे लोग वो हैं जो एक्यूट मेलनरिश्ड है वहाँ के ऊपर। 1700 बच्चे जो हैं वो पैदा हुए हैं इस साल और वो कह रहे हैं कि 35% जो है ये रेशो कम है जो कि प्री जेनोसाइड जो कि 2022 से पहले की थी है। और मैं अगर आपके साथ सूरत हाल शेयर करूं तो मई का महीना, गुज़िश्ता महीना डेडलीस्ट महीना वहाँ के ऊपर गुजरा है। 119 लोगों को शहीद किया गया जिसमें 19 बच्चे हैं। और अभी अगर हम जून की बात करें तो पहले 10 दिन के अंदर 146 अफराद को वहाँ के ऊपर शहीद किया गया। और वहाँ पे बच्चों की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है, मतलब हीनियस क्राइम। और ड्रॉप साइट की रिपोर्ट कहती है कि अनकलेक्टेड गार्बेज है वहाँ पे, मतलब सैनिटरी का कोई इंतज़ाम नहीं है, म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो वहाँ के ऊपर अवेलेबल नहीं। तकरीबन 4,000 लोग जो हैं वो इसी तरीके से कूड़ा करकट जो है उसके अंदर रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो छोटे बच्चे हैं वहाँ के ऊपर उनकी इम्यूनिटी पहले ही बड़ी जो है वो वीक हो चुकी है इस हवाले से, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े उन्हें वहाँ के ऊपर काटते रहते हैं। इंसेक्ट बाइट्स की वो बात कर रहे हैं वहाँ के ऊपर। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये हम दुनिया देख रही है इस चीज़ को। और गज़ा पीस जो अपना बोर्ड बनाया गया है जिसका काम था कि इस पूरे मैकेनिज़्म को ओवरसी करे कि क्या सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है, इस हवाले से कोई ख़बर ही नहीं है। टोनी ब्लेयर साहब को बनाया गया जिनका दामन जो है वो दागदार है, जिसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है, सारे मामले से मुतल्लिक है। और अभी भी अगर हम देखते हैं तो मुकम्मल तौर के ऊपर वेस्टर्न प्रेस जो है वो इसका ब्लैकआउट करके बैठा हुआ है, वो इसका तज़किरा ही नहीं कर रहे हैं। गज़ा पीस बोर्ड बात करता है रिकन्स्ट्रक्शन की, मामला तो वहाँ रिहेबिलिटेशन की तरफ भी जाते नज़र नहीं आ रहे। 5 मिलियन से ज़्यादा का तो वहाँ के ऊपर रबल है, उसको कौन यहाँ के ऊपर उठाएगा। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इजराइल की डेलिब्रेट रिस्ट्रिक्शन है वहाँ के ऊपर है कि खुराक नहीं जा पा रही। और वहाँ पे 1,85,000 लोग ज़ख्मी हैं जिसके अंदर 42,000 अफराद जो हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार है। आप सोचें कि किस तरह की वो सूरत हाल के अंदर रह रहे हैं, किस तरह के। और फिर उन्हें स्क्वीज़ किया जा रहा है, उन्हें वेस्ट की तरफ मज़ीद जो है वो मूव किया जा रहा है, मगरबी हिस्से की तरफ है। और ये हम देख रहे हैं कि अभी ईरान का तनाज़ा जो है वो किसी हद तक संभलने के अंदर आ रहा है। लेकिन ये सूरत हाल का हम क्या करेंगे जिसके अंदर UN सिक्योरिटी कौंसल जो है नवंबर के अंदर कहती है कि वो इस सारे मामले को लेकर आगे की तरफ चलेगी है, लेकिन देयर एट स्लीप है। और ये वो यूनाइटेड नेशन है जिनके दूसरे सेक्रेटरी जनरल डैग हैमर्सजोल्ट कहते थे कि UN वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल है।
आज देख लें यूनाइटेड नेशन का फोरम कहाँ के ऊपर खड़ा हुआ है। ये बात करता है सॉवरन इक्वालिटी की, सिर्फ पेपर के ऊपर है। और अगर हम इसकी फाउंडेशनल आर्किटेक्चर को देखें तो उसको शेप किसने किया था? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो पावर डायनामिक्स थे, जिसके अंदर जो अलाइड पावर्स थी वो विनिंग थी एक साइड के ऊपर थी, और वही सारे के सारे वीटो की पावर्स हैं। और मैंने आपको बता दिया कि वीटो का किस तरीके से ब्लेटेंट जो है यहाँ के ऊपर इस्तेमाल किया गया, और जो ग्रॉस वायलेशन वहाँ के ऊपर हो रही है ह्यूमन राइट्स की, आज से नहीं हो रही, उसको किस तरीके से वहाँ के ऊपर कवर किया गया। ये है यूनाइटेड नेशन है, जहाँ के ऊपर 157 कंट्री जो हैं वो उनका राइट टू एग्जिस्ट जो है वो मानते हैं, उन्हें बाकायदा तौर के ऊपर एक आज़ाद रियासत का दर्जा देने के हमायती हैं। 81% यूनाइटेड नेशन के टोटल अब नुमाइंदगी जो है वो उन कंट्रीज़ की है, 157 की, जो कहते हैं कि हम आज़ाद रियासत के तौर के ऊपर इसे रिकग्नाइज़ करते हैं, फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। और 2012 के बाद से नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का उनका स्टेटस है। वो सिर्फ बैठ सकते हैं, वो देख सकते हैं, कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। देखें 2023 के बाद से यूरोप के अंदर जो है हम देखते हैं कि जो प्रेशर माउंट हुआ वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर है, उसमें फ्रांस, माल्टा, हम उसके बाद बेल्जियम, और फिर आयरलैंड, नॉर्वे और भी दीगर कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, पर्टिकुलरली मैक्सिको की बात करें, स्लोवेनिया और बहामास, आर्मेनिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, यूके तक ने उन्हें रिकग्नाइज़ किया। लेकिन हम देखते हैं कि एक वीटो जो है वो एक हाथ खड़ा होता है और सारी चीज़ें जो हैं बैक टू स्क्वायर वन चली जाती हैं। और यूके ने भी नो डाउट 100 साल बाद जो है उन्हें अपनी गलती नहीं, ये संगीन उनकी ब्लंडर था जिसका उन्हें इदराक हुआ है कि जो आर्थर जेम्स बेलफोर्ड इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को जो ख़त लिखा था, बड़ा फेमस है, कि हम जो है ज्यूश होम जो है वो अपना बनाने के लिए की हमायत करते हैं, वहाँ के ऊपर पैलेस्टाइन के अंदर है। और सैमुअल बुंटिगो जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यहाँ के ऊपर इंडिया के, और लॉर्ड कर्टसन जो यहाँ पे वाइस राय रहे, उन्होंने मुखालफत की थी उसकी, और वो वाहिद ज्यूश मेंबर थे वहाँ की कैबिनेट के। ये सूरत हाल है। एक तरफ बरतानिया जो है वो बात कर रहा है कि हम तस्लीम करते हैं, और दूसरी तरफ लेबर गवर्नमेंट, हु वुड हैव थॉट कि लेबर गवर्नमेंट जो है वो प्रो पैलेस्टीनियन जो वॉइसेस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाएगी है। नो डाउट उन्होंने बैन गवीर के ऊपर ठीक है पाबंदी लगा दी, उन्होंने बेजालेल स्मोट्रिच के हवाले से भी उनका एक स्टांस है। और फ्रांस ने अभी गुज़िश्ता माह जो है पाबंदी लगाई बैन गवीर के ऊपर, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल थी, आपको याद होगा, गज़ा बाउंड जो फ्लोटेला था जो एड लेके गया था, उनके लोगों से किस तरीके से उन्होंने सलूक किया और क्या गुफ्तगू की, क्या पार्लेंस था उनका, किस तरीके से जेनोसाइडल उनका रेट्रिक रहा है, और इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के हवाले से किस तरीके से वो पिछले 3 साल के अंदर एक सर्टन जो है आपको उनका जो मिजाज है, जो मामला है, जिसके अंदर वो डीह्यूमनाइज़ करते हैं वहाँ के लोगों को है। और उस हवाले से उन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की भी मैं बात करूँगा कि किस तरीके से वो वहाँ के ऊपर जो एड वर्कर गए थे उनके साथ सलूक करते हैं, और फ़लस्तीनियों के हवाले से कि स्टोन पेल्टर को भी उन्होंने कहा कि अब वो फांसी के ऊपर लटका देंगे, उन पर पाबंदी लगी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है व्यूअर्स कि यूके ने लेबर गवर्नमेंट ने, मैं टोरी गवर्नमेंट की कंजर्वेटिव की बात नहीं कर रहा है, डेविड कैमरॉन की, ट्रीजा में, लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है लेबर पार्टी की, कायर स्टारमर की बात हो रही है कि उन्होंने, और जो वहाँ के ऊपर वज़ीर दाखिला हैं शबाना महमूद, उन्होंने जैंग यूगर जो कि अमेरिका के अंदर आपको पता है बड़े फेमस जो हैं यूट्यूबर हैं, द यंग टर्क्स के नाम से वो यूट्यूब चैनल्स जो है वो चलाते हैं, और बड़ी वॉइस ऑफ द रीज़न है अगर हम फ़लस्तीन की बात करें। और उसके अलावा दूसरे हसन पाइकर, दोनों पे मुल्क में दाखिले पे पाबंदी लगा दी है। दोनों ने इस वीकेंड के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है उससे उसके अंदर एक तकरीब में शिरकत करनी थी, और उसके अलावा साउथ बाय साउथ वेस्ट जो लंदन के अंदर फेस्टिवल हो रहा है बिज़नेस और ये टेक्नोलॉजी से मुतालिक, उसके अंदर उन्होंने स्पीच करनी थी। उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि पब्लिक ऑर्डर जो है उसके हवाले से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। ये सूरत हाल हुई हुई है कि इज़राइल को लेके अब वेस्ट के अंदर भी आप सोचें पेशेंस उनका थिन होता जा रहा है। और इसके अलावा अभी जो अक्टूबर में वहाँ पे इलेक्शन सीज़न है, उसके बाद देखिएगा जब वो नफ्ताली बैनट आएंगे, उनका जो गुफ्तगू का मेयार क्या है और किस तरीके से वो देखते हैं, ये सारे यू कुड ईजिली पेंट दम विद द सेम ब्रश है। नेतन्याहू हो जाएं या वो हो जाएं, ये सारे फार राइट ग्रुप है। और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के इदारे काम कर रहे हैं इज़राइल के अंदर है, वो क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि सेक्सुअल वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो किया जाता है जिन कंट्रीज़ की, उसमें पहली दफ़ा रशिया तो नो डाउट इट मेक्स मच सेंस कि वो उनका नाम आ रहा है, उन पर पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं, इज़राइल का नाम पहली दफ़ा आया कि इन्होंने वहाँ के ऊपर जो बर्बरियत जो है वो उसका बाज़ार सरगर्म करके रखा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ कि इज़राइल का खुद ह्यूमन राइट्स का इदारा जो है बेत्सेलम,
उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी कुछ अर्से पहले, तो अभी यूनाइटेड नेशन कह रहा है, वो क्या कह रहे थे, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, वेलकम टू हेल। कॉन्स्टेंटली वहाँ के ऊपर उन्होंने 31 लोगों का यूएन के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने जो इंटरव्यू किया, उनके पास सब्सटेंशियल एविडेंस है अब ये केस मेक करने के लिए। वहाँ पर रेप किया गया, थ्रेट किया गया, और जिस तरीके से जिनसी तशद्दुद किया गया, बर्बरियत की गई है। ये मोस्ट मॉरल आर्मी जो दुनिया में क्लेम करते हैं, या मोस्ट मॉरल आर्मी है जो पूरी दुनिया ने देखा, इनके करतूत, इनका रवैया, इनका तर्ज अमल वहाँ पे इसराइल की जेलों के अंदर किस तरीके से सरकारी पॉलिसी, ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी खुद के इदारे बेत्सलम कह रहे हैं कि सरकारी पॉलिसी है लोगों को पेन इन्फ्लिक्ट करना, टॉर्चर करना। छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने इस तरह का जुल्म, बर्बरियत जो है वो अपना रवा रखा हुआ है। और अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो गज़ा के अंदर लोग पे कर रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की हमने बात ही नहीं की कि वहाँ के नफसियाती मसाइल क्या हैं। ये ज़्यादा नफसियाती मरीज़ बन गए हैं इस साइड के ऊपर। अगर हम देखें, इनकी हेल्पलाइन जो है वो चौक हो जाती हैं ये ईरान के अटैक के हवाले से, जितनी वहाँ के ऊपर कॉल्स आती रही हैं, और जिस तरीके से इनकी जहनी कैफियत है वहाँ के ऊपर, ये तो पूरे के पूरे आप कह लें कि मॉन्स्ट्रस अपना क्या कहते हैं मैनर के अंदर लोगों के अंदर पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद जो डैनी हैं, जो इसराइल के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब से लेकर दिसंबर 31 तक है, जब तक टेन्योर है यूएन सेक्रेटरी जनरल का एंटोनियो गुतेरेस का, हम उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे। और उसके बाद भी जो सूरत हाल है वो भी इतनी अच्छी होने जा रही नहीं। मेरे ख्याल में ही डिज़र्व्स टू बी अपलॉडेड। एंटोनियो गुतेरेस ने प्रिंसिपल स्टांस लिया, उन्हें पता है उनके पास गुंजाइश नहीं है मामलात, वो सिर्फ रेटरी के अंदर एटलीस्ट वो दुनिया के अंदर बार बार इस चीज़ को मेक श्योर करें, वो यकीन दहानी कराते रहे इस चीज़ के ऊपर। बारहा उन्होंने जो है वो ज़ोर दिया है कि जो जुल्म बर्बरियत रवा रखी जा रही है, यूनाइटेड नेशन इसको मुकम्मल तौर के ऊपर कंडेम करता है। इन्होंने यूएन के ऑफिशियल्स के पासपोर्ट जो हैं उनके वीज़े तक कैंसिल कर दी। इसराइल की मैं बात करूँ ऑफिशियल गवर्नमेंट की, बल्कि इसराइल की वजह से, इसराइल की पॉलिसीज़ की वजह से वो ज्यूज़ जो कि पूरी दुनिया में रहते हैं उनको एंटी सेमिटिज़म का जो है सामना करना पड़ा। ज्यूज़ वॉइस फॉर पीस अमेरिका के अंदर बाहर निकले, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ कम्युनिटी है लंदन के अंदर, उनको अटैक का जो है ना हमलों का निशाना बनाया गया। अमेरिका का इसराइल से मुतल्लिक जो रोमांस है वो आज का नहीं है। इसराइल की पॉलिसीज़ के ऊपर जिस तरीके से यूरोप ने आंखें बंद करके रखी हैं, जिस तरीके से अनब्राइडल्ड लाइसेंस दिया गया उनको पिछले 3 सालों के अंदर है, इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा जूम आउट करके जाना पड़ेगा 1950 के बाद की सूरत हाल के ऊपर। 11 मिनट में अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम किया था, इस रियासत को, जिसको लेके आज भी कई कंट्री जो है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इसे नाजायज़ रियासत जो है वो तस्वुर किया जाता है। और सूरत हाल ये है इनकी, जो अभी खबरें आ रही थी कि अमेरिका प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी है। 1996 में जब मीटिंग की थी बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू के साथ, तो उसके बाद बाहर निकल के उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को कहा था यहाँ पे सुपर पावर कौन है, हम हैं या ये सुपर पावर है। इस तरीके का धौंस धमकी वाला रवैया था नेतन्याहू का उस मीटिंग के अंदर है। और अमेरिका के अंदर एक सेनेटर गुजरे हैं डेलावेयर से, वो 1986 के अंदर क्या कहते हैं, इफ़ देयर वर नॉट एन इज़राइल इन द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड हैव टू इन्वेंट एन इज़राइल। और ये कोई रिपब्लिकन सर्कल्स के सेनेटर नहीं थे, ये उस साइड से नहीं थे, ये डेमोक्रेट के गुज़िश्ता सदर जो बाइडन थे। ये एट्रीब्यूट किया जाता है, ये जो स्टेटमेंट है टुवर्ड्स जो बाइडन, ये उनके अल्फाज हैं। इससे आपको स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव, और वेस्ट एशिया के अंदर पर्टिकुलरली, वेस्ट एशिया एक्चुअल टर्म है, नहीं तो मिडल ईस्ट तो वैसे कॉलोनियल टर्म है, कि वेस्ट एशिया के अंदर किस तरीके से अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स के अंदर पेनिट्रेशन और वो इसराइल को यहाँ के ऊपर किस तरह से देखते हैं। और उसी की रिफ्लेक्शन ईरान वॉर में आई है कि तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को लगा कि हमने अपने पैसों से मिलिट्री बेसिस बनाई थी, दे वर सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग अस, ये तो सिर्फ एक ही कंट्री को रीजन के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे, और वो कंट्री जो है वो कोई और नहीं है, नन अदर देन इसराइल है। ये सारी सूरत हाल मैंने अपने सामने रखी। टाइम सीम्स टू बी रनिंग आउट, हमारे पास बहुत मटीरियल है बात करने के लिए, लेकिन ईरान से मुतल्लिक मुझे लगता है कि अगले जो वीलॉग है उस पर हम बात करेंगे, उनके कंटेंट्स क्या हैं और किसका पलड़ा भारी रहा। जो चीज़ इजराइलियों को, अमेरिकन को नहीं उठाने दी मैदान जंग से, वो क्या टेबल से वो उठा पाए, और जो इम्प्रेशन है, जो परसेप्शन है, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, उसका विनर इस सारे मामले के अंदर कौन रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।